नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ लास्ट के 2 लेक्चर जो हुए, हमारे 3 लेक्चर हुए, तो उनकी मदद से आप लोग जान पाए कि हमें प्री के सिलेबस को कैसे टारगेट करना है, क्लासिफिकेशन और ज्योग्राफी कि ज्योग्राफी का जो सिलेबस है हमें उसको कैसे प्रिपेयर करना है। और लास्ट लेक्चर के माध्यम से आप लोग जान पाए कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हमें क्या क्या विषय पढ़ने हैं, किसी डायग्राम को कैसे लैंग्वेज देनी है, जिसमें हम लोगों ने डायग्राम के ऊपर बात करी थी। यहाँ पे पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान, महाद्वीपीय उभार, महाद्वीपीय मगन तट, महासागर नीतल, महासागरीय कटक और महासागर, और हमने भ्रंश घाटी के बारे में जाना था। उनको कैसे लैंग्वेज देना है लास्ट लेक्चर में हमने ये भी समझ लिया था। उसके बाद ज़रा समझिए कि जो भू संचलन हो रहा है, जिसके कारण पृथ्वी पे विभिन्न स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति हो रही है, उसको समझने के लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता होना चाहिए। ये एक कंसेप्ट वाला टॉपिक है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो उसके बाद क्या होगा, आगे के जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो आपका एक बेस बना रहेगा, तो आप आगे उसको कनेक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे मेंस के स्तर पे कैसे सवाल आते हैं उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, और प्री में कैसे सवाल आते हैं उसमें भी हम लोग बात करेंगे। तो अब आगे जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना ये आपका पहला चैप्टर है जो हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। अभी तक की जितनी क्लासेस हमने पढ़ी उससे आपका एक बैकग्राउंड कहीं ना कहीं एक बन गया होगा। आगे जो जो टॉपिक पे बात करेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तनाव लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप लिख सकते हैं चैप्टर 1, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब जो भी टॉपिक हम लोग तैयार करेंगे कुछ डायमेंशन में तैयार करेंगे, क्योंकि हमें पीएचडी, हमें एमबीबीएस, हमें उसमें अनुसंधान तो नहीं करना है, हमें उसकी जानकारी ले लेनी है ताकि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, है कि नहीं है। और जैसे कि यूपीएससी के सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता है ही नहीं, तो हम एक डायमेंशन बनाएंगे कि हाँ इतने मीटर का ट्रैक है और उसी पे हम लोगों को रनिंग करनी है। डायमेंशन कैसे? पहले नंबर पे हम लोग समझेंगे इसके परिचय के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। परिचय भाई, जैसे मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ गया शॉर्ट नोट में कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे टिप्पणी लिखिए, तो ये परिचय काम आएगा ना वहां पे। पहला हम बात करेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन के ऊपर। दूसरे पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित किए गए अध्ययन, यानी आंतरिक संरचना से संबंधित किए गए अध्ययन। कौन कौन से अध्ययन है? एक तो आपको पता होना चाहिए, पता होगा, धीरे धीरे पता चलेगा, घनत्व पर आधारित अध्ययन। घनत्व पर आधारित अध्ययन। उसके बाद तापमान और दाब पर आधारित अध्ययन। इन पे अध्ययन किए गए घनत्व और तापमान दाब पे आधारित, लेकिन इससे प्रमाणिक नहीं हो पाया कि भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कैसी। उसी के ऊपर तो मेन फाइट चल रही थी, क्योंकि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो मानव के लिए दृश्यमान तो नहीं है कि मानव जाके आंतरिक संरचना को देख पाए। तो कुछ अध्ययन किए गए, हमें उसी को आधार बनाते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन जब आगे बात बढ़ी तो जब इनसे प्रमाणिक नहीं हो सका, तब जाके आया सबसे इम्पोर्टेंट भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन, जिसको प्रमाणिकता दी गई है, जिससे ये पता चल पाया कि पृथ्वी की कौन सा स्तर, कौन सी संरचना ठोस रूप में है, तरल रूप में है, या कोई जमी हुई अवस्था या प्लाज्मा अवस्था में है। तो जो तीसरा पॉइंट है वो है भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। जैसे कि मैंने बताया गाइस, ये आपका कंसेप्ट वाला टॉपिक है,
तो कंसेप्ट हमें बनाने के लिए चाहे विज्ञान की मदद लेनी पड़े, चाहे किसी और टॉपिक की मदद लेनी पड़े, एक बार बेस क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद वो आपका साइंस में तो ऑटोमेटिकली रिवाइज होगा और यहाँ पे तो वो रिवीजन पे चलता ही रहेगा। ठीक है, तो घनत्व पर आधारित अध्ययन, तापमान पर आधारित अध्ययन और भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित दिए गए हैं। और लास्ट में हमें कंक्लूजन ड्रॉ कर देना है, निष्कर्ष। कंक्लूजन बना देना है। अब जरा समझिए यहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं। प्री में तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि जो प्रश्नों का जो स्तर है, जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है, वो आप जानते हैं कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। अब विचार करने लगते हैं आप लोग, लेकिन जब कंसेप्ट जाने रहिएगा तो बहुत अच्छे से विचार कर पाएंगे कि भाई कौन सा गलत है, कौन सा सही है। अब देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन जनरेट होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर टिप्पणी लिखिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, देखिए पहला क्वेश्चन तो यही हो गया जो मैंने पूछा अभी आपसे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में घनत्व पर आधारित अध्ययन पर प्रकाश डालिए या आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित तापमान या दाब पर आधारित किए गए अध्ययन को उजागर कीजिए। चौथा क्वेश्चन ये हो गया। यानी 4 मोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और एक 5th नंबर का क्वेश्चन क्या बनेगा, कंबाइंड, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में किए गए अध्ययनों का मूल्यांकन करते हुए अपने उत्तर की समीक्षा कीजिए, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरीके से। तो 5 प्रश्न तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं। और आप एक चीज़ समझिए, जब आपका ये बेस कंप्लीट होता है, जब आप समझ पाइएगा, तो प्री में कैसा भी प्रश्न बन जाए, है कि नहीं है, आप लोग उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब उसको आप आगे बढ़ने से पहले ये समझिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की आवश्यकता पड़ी क्यों भाई, हम इसका अध्ययन क्यों करें। अब जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा आप उसको साथ साथ नोट भी करते चलिएगा। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इतने डायमेंशन में हम लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समाप्त कर देना है। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन के ऊपर बात कर लें कि आपके पास इंट्रोडक्शन में कुछ लिखने के लिए तो रहे। सबसे पहला पॉइंट कि भाई हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्यों आवश्यक है, क्यों करें हम आंतरिक संरचना का अध्ययन। आंतरिक संरचना का अध्ययन क्यों आवश्यक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, भाई सबसे पहला आंसर आप क्या दीजिएगा। आंतरिक संरचना हमें इसलिए आवश्यक है ताकि हम लोग पृथ्वी की सतह पर निर्मित विभिन्न स्थल स्वरूपों के बारे में जान पाएं। यानी क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं से स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति हो रही है। स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति यहीं से हो रही है। उसके बाद हम लोग बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति जो हो रही है, कहीं ना कहीं कोई बल काम कर रहा है। वो बल कहाँ काम कर रहा है, चाहे जो अंतर्जात बल यानी जो एंडोजेनेटिक मूवमेंट बल है वो काम कर रहा है। स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति क्यों हो रही है, क्योंकि अंतर्जात बल यहाँ पे काम कर रहा है। अंतर्जात बल के कारण, है ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना आवश्यक है। इसीलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना आवश्यक है। ठीक भैया, क्यों अध्ययन किया जाए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति हो रही है। कहीं पहाड़, कहीं पर्वत, कहीं मैदान, कहीं पठार, महासागरीय कटक या भ्रंश घाटी हम लोग स्थल स्वरूप पे भी देखेंगे। तो वो सब हो रही है अंतर्जात बल के कारण, और इसीलिए हमें पृथ्वी की आंतरिक परतों को जानना आवश्यक है।
तो अब मैं बोल रहा हूँ, अब आप इसको ध्यान से नोट कीजिएगा इंट्रोडक्शन के अंतर्गत कि सतह पर विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति हुई है। विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति हुई है। अंतर्जात बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति हुई है और अंतर्जात बल की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक गैप देते हुए लिखिएगा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग मानव के लिए दृश्यमान नहीं है। दृश्यमान मतलब विजिबल नहीं है। पृथ्वी का आंतरिक भाग मानव के लिए दृश्यमान नहीं है। हम इसे अपनी आँखों से नहीं देख सकते। और दृश्यमान नहीं होने के कारण ही अब तक उपलब्ध सभी जानकारियां अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित हैं। अब तक उपलब्ध सभी जानकारियां अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये तो पॉइंट आप लोग इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि भाई हम इसका अध्ययन करें क्यों, क्योंकि विभिन्न स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति हो रही है। अंतर्जात बल कहीं ना कहीं काम कर रहा है। आंतरिक सतह मानव के लिए दृश्यमान नहीं है और जो भी उस पर अध्ययन किए गए हैं, जो भी प्रमाणिक स्रोत दिए गए हैं, हम उसी को आधार बनाते हुए अध्ययन कर रहे हैं। अब जरा यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना आखिरकार है कैसी, उसको जरा समझा जाए। कितने लेयर्स में, कितनी परतों में बटी हुई है। और जैसे कि मैंने गाइस आपको बताया कि जो ज्योग्राफी है ये ऑब्जर्वेशन साइंस है। ऑब्जर्वेशन साइंस यानी आप किसी चीज़ को बनने के बाद देख पाते हैं। भाई पर्वत बनते हुए तो नहीं देखा है आप लोगों ने, हाँ आज बन गया है, उसके ऊपर जो आधारित अध्ययन वगैरह किए गए हैं हम उन्हीं को आधार बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात की जाए तो जरा एक चीज़ समझें। आपको डायग्राम बहुत अच्छे से समझना है बच्चे। डायग्राम आपको आंसर राइटिंग में भी यूज़ करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आंसर राइटिंग यानी सूट बूट टाई वाले काम या डायग्राम करेंगे ताकि आंसर राइटिंग आपका बहुत अच्छे से दिखे। अब जरा एक चीज़ समझे यहाँ पे, 1 2 3 ये जो पृथ्वी है 3 लेयर में बटी है, ठीक है। अब मैं इसी को आगे एलोबरेट करता रहूँगा। जरा एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि पृथ्वी में एक तो ये वाला हिस्सा हो गया, ये पूरा आपका स्फेरिकल हो गया, तो मैं यहाँ से इतना हिस्सा निकाल रहा हूँ, है ना, यानी मैं इतना हिस्सा यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, फिर हम लोग इसको लैंग्वेज देंगे क्योंकि हमें इंट्रोडक्शन में बताना है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसका अध्ययन हम कर क्यों रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि पृथ्वी ये जो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 इसमें इसको ड्रॉ किया गया है। ड्रॉ मतलब सीमांकित किया गया। तो ऐसे शब्दों को आपको यूज़ करना है। एक शब्द आपके सामने आएगा कि पृथ्वी की आंतरिक परतों को 3 परतों में सीमांकित यानी ड्रॉ किया गया है। सीमांकित, ठीक है, जिसमें से ऊपरी परत को सियाल बोलते हैं,
ये जो ऊपरी परत है इसको बोलते हैं सियाल, इसके मध्यवर्ती परत को बोलते हैं सीमा, इसको इसके मध्य मतलब कोर वाले हिस्से को बोलते हैं नीफे। देखिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कैसे लैंग्वेज देंगे कि पृथ्वी की आंतरिक परतों को 3 भागों में सीमांकित किया गया है, जिसमें ऊपरी परत को सियाल, मध्यवर्ती परत को सीमा और आंतरिक परत को नीफे कहते हैं। अब आगे क्या है उसके बारे में नहीं सोचिए, जितना लिखा है उसको आप कैसे लिख पा रहे हैं ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए जो सियाल वाला हिस्सा है, अब ये सियाल क्या है अभी उसके बारे में बात करेंगे। SI मतलब सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम, आपका निकेल और आपका आयरन, यानी ये जो 3 परत है ये इन सब चीज़ों से मिलके बनी है। अभी आएगा धीरे धीरे, रुकिए। जब हम आगे बात करें इसी डायग्राम को, यानी इसमें से मैंने इतना हिस्सा बाहर निकाला, अब इसी हिस्से को अगर मैं आगे ड्रॉ करूं, जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको सियाल नाम से जाना जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं, यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह। ये पृथ्वी है, इसके ऊपर की जो लेयर है जहां पे हम लोग रह रहे हैं, इसको क्रस्ट के नाम से जाना जा रहा है। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। जो सीमा वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं मेंटल, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं कोर। पहले नाम से परिचित हो जाएं, पहले डायग्राम देख लें किस किस को क्या क्या कहा जा रहा है, फिर लैंग्वेज एक साथ दे डालेंगे इनको। ठीक, अब लास्ट डायग्राम हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, इसी का अगला हिस्सा। हमें इतना तो पता लग गया कि भाई ऊपरी हिस्सा सियाल, मध्य सीमा, कोर वाला हिस्सा आपका नीफे, जिसको क्रस्ट, मेंटल और कोर के नाम से जाना जा रहा है। इसी में अगर हम लोग बात करें कि जो क्रस्ट वाला हिस्सा है इसी को बोलते हैं स्थल मंडल। इसी को बोलते हैं स्थल मंडल, यानी इंग्लिश में अगर बात किया तो लिथोस्फीयर कहा जाता है इसको। लिथोस्फीयर। स्थल मंडल से जैसे ही नीचे हम लोग बात करते हैं, जो मेंटल वाला हिस्सा है, जरा ध्यान से देखिए, इसको मैं बांट दे रहा हूं। मेंटल का जो ऊपरी परत है, ये जो ऊपरी परत है, इसको बोला जाता है दुर्बल मंडल। इसी पे पृथ्वी का संचलन हो रहा है। आगे चल के हम लोग प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में समझेंगे कि पृथ्वी का संचलन हो कहां से रहा है, कौन सी प्लेट है जिसका संचलन होता है। तो अभी के स्तर पे ध्यान रखें कि इस वाले हिस्से को बोलते हैं दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल यानी एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर। जैसे ही हम लोग दुर्बल मंडल से नीचे आते हैं तो इसको बोला जाता है मध्य मंडल। मध्य मंडल। और जब नीचे पहुंचते हैं तो इसको बोलते हैं कोर मंडल, यानी मीसोस्फेयर हो गया। इसको बोलते हैं कोर मंडल। ठीक है, यानी बैरिस्फेयर। ठीक है जी, तो ये आंतरिक संरचना है जो इतने हिस्सों में बटी हुई है। अब देखिए, अगर मान लीजिए इंट्रोडक्शन में आपके पास आ जाए लिखने के लिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर टिप्पणी लिखिए, तो आप पहले ही बताएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना मानव के लिए दृश्यमान नहीं है, जिसके कारण अब तक जो भी प्रमाणित आधार दिए गए हैं उन्हीं को अध्ययन का आधार बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक परत को 3 परतों में सीमांकित किया गया है, जिसमें से ऊपरी परत को सियाल, मध्यवर्ती परत को सीमा और आंतरिक परत को कोर कहते हैं। सियाल को क्रस्ट, सीमा को मेंटल, नीफे को कोर के नाम से जाना जाता है, और वहीं क्रस्ट को स्थल मंडल और मेंटल के ऊपरी परत को दुर्बल मंडल और मध्य मंडल और आंतरिक परत को कोर मंडल के नाम से जाना जाता है।
इतना पॉइंट भी आपने इंट्रोडक्शन में लिख दिया, बहुत है। और मैं देखता हूँ बहुत छात्रों को कि जब भी मार्केट जाते हैं कोई ना कोई मोटी मोटी बुक खरीद के ले आते हैं। भाई 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ लिया जाए। हमारे काम की चीज़ें उसमें से मिल जाएंगी, है कि नहीं है। चलिए अब यहाँ पे जो SI है, AL है, इनको ज़रा लिख लीजिए। SI हो गया सिलिका, ठीक है, SiO2 से इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद AL हो गया आपका एल्यूमिनियम, फिर SI सिलिका, Ma से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, Ni से निकेल, Fe से आयरन। यानी इतने सारे तत्व हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में देखने को मिलते हैं, है ना। जो अब आगे हम लोग मृदा टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो हमें बार बार ये टर्म आएगा, सिलिका वाला टर्म, तो हमें ध्यान रखना है। जब हम लोग जैविक भूगोल पढ़ रहे होंगे वहाँ पे भी बार बार टर्म आएंगे, सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। तो कौन सी परतों में सिलिका मैग्नीशियम पाया जा रहा है? मध्य मंडल में। मध्य मंडल को मेंटल कहा जा रहा है, और मेंटल में ही दुर्बल मंडल और मध्य मंडल है। ये आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझनी है, इसी डायग्राम को आगे बढ़ाते हुए देखिए 1 2 3 4। अब मैं 5वां और लास्ट डायग्राम डिस्कस कर रहा हूँ, फिर हम लोग इनसे संबंधित जो जो प्रश्न बनेंगे उनको अपडेट कर देते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उम्मीद करता हूँ सब क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा और आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए आपको बनाना है 5वां डायग्राम, ठीक है। मैं इसका 5वां नंबर डाल दे रहा हूं। अब आपको 5वां डायग्राम बनाना है। पहले एक शब्द समझिए। एक शब्द जैसे मान लीजिए ये कोई 2 क्षेत्र हैं, ये कोई A नाम का क्षेत्र है और इसी के अंदर ये कोई B नाम का क्षेत्र है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो एक लाइन होगी जो A और B को अलग कर रही होगी। तो मान लिया हमने वो ये लाइन है कि भाई मान लिया हमने कि इतना हिस्सा जो है A को B से अलग कर रहा है। तो अब इस लाइन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी, यानी वहां से उसको डिस्कनेक्ट कर रहा है, हम बोलते हैं इसको डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी। और हिंदी में ज्योग्राफी की लैंग्वेज में बात की जाए तो इसको बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र, यानी इतना एरिया जो है इतने हिस्से को अलग कर रहा है, संक्रमण क्षेत्र। डिसकंटिन्यूटी को हिंदी में संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं, और अगर हम लोग ज्योग्राफी की लैंग्वेज में बात करें तो इसको बोलते हैं असांतत्य। मैंने बोला टेक्निकल वर्ड तो हैं, लेकिन एक बार जान जाएंगे तो स्टैटिक है, कुछ बदलने वाला हिस्सा तो है नहीं। मैंने क्या बोला? असांतत्य। असांतत्य। क्लियर। आपके लिए मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा है जिसको हम लोग डिसकंटिन्यूटी बोल रहे हैं, संक्रमण क्षेत्र बोल रहे हैं, असांतत्य बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भैया इन 2 क्षेत्रों को कोई एक लाइन है जो अलग कर रही है, इतना ध्यान रखना है। अब जरा आप यहाँ पे देखें, मैं इसको और हाईलाइट कर दे रहा हूँ। हमें 3 लाइन तो हमने देखी, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए कि जो सियाल वाला हिस्सा है, जो क्रस्ट वाला हिस्सा है, क्रस्ट वाले हिस्से से जब हम मेंटल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन क्रस्ट में भी कोई ना कोई हिस्सा तो होगा जो इसको इससे अलग कर रहा होगा, उसको बोला जाता है कोनराड असांतत्य। ऐसी शब्दावलियों को आपके अपने आंसर में लिखना है, तभी तो फ्लेवर आएगा उसका। तो हम क्या बोलते हैं? अब जरा मैं यहाँ पे डॉट डॉट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग जान पाएँ कि इसी के अंतर्गत जो असांतत्य यानी जो संक्रमण क्षेत्र है
उसको बोला जाता है कोन रॉड। कोन रॉड असांतत्य, ठीक है। और जो सियाल को सीमा से अलग कर रहा है, जो आप हाईलाइट में देख पा रहे हैं, उसको बोलते हैं मोह असांतत्य। नाम है इनके, पहले आपको नाम पता होने चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको क्या कहा जा रहा है? मोह असांतत्य। मोह असांतत्य। फिर जब हम सीमा मोह असांतत्य से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो नीफे सीमा वाले जो संक्रमण क्षेत्र है, जिसको असांतत्य के नाम से जाना जा रहा है, इसको बोलते हैं रेपिती असांतत्य। क्या बोल रहे हैं इसको? इस वाले हिस्से को रेपिती असांतत्य। असांतत्य। देखिए 150 वर्ड लिखने को आते हैं और तमाम कैंडिडेट परीक्षा दे रहे हैं, तो किसको अच्छे नंबर मिलेंगे? जो इन सब फ्लेवर को यूज करेगा उसमें, है कि नहीं है? रिपिती असांतत्य। और ये जो हमने जो पहली लाइन देखी तीसरे नंबर पे, इसको बोला जाता है गुटेनबर्ग असांतत्य। क्या बोल रहे हैं? गुटेनबर्ग असांतत्य। मैंने जैसे कि आपको बताया कंसेप्ट वाला टॉपिक है गाइस, एक बार कंसेप्ट डेवलप कर लीजिए, भले ही आपको 4 बार ये क्लास देख के समझनी पड़े। गुटेनबर्ग असांतत्य, जब हम नीफे में पहुंचते हैं तो इसमें भी कोई ना कोई असांतत्य यानी संक्रमण क्षेत्र होगा, इसको बोला जाता है लहमन असांतत्य। लहमन असांतत्य, ठीक है जी। तो इतने संक्रमण क्षेत्र हमें इतने स्तर पे देखने हैं, क्योंकि जब हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में, जब हम आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे जहाँ पे हम भू संचलन को जान रहे हैं, पर्वत निर्माण को जान रहे हैं, तो ये सब हमें उसमें मेंशन करना है, हमें उनके नाम को बताना है। तो अभी तक के स्तर पे जितनी चीज़ें आप लोग जान पाए, उसको चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बोल दे रहा हूँ, आप लिखेंगे और अपने डायग्राम जो आपने बनाया उसको भी नोट करते चलेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और कोशिश कीजिएगा इसको आप बनाएं अपनी कॉपी पे साफ साफ, ठीक है। अब जो पहले डायग्राम से हम लोग अब इसको लैंग्वेज दे रहे हैं, उसको आप मैच करते हुए नोट कर लें। पहला पॉइंट लिखिएगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में सीमांकित किया गया है। 3 परतों में सीमांकित किया गया है, जिसमें ऊपरी परत को सीमा, ऊपरी परत को सियाल, मध्यवर्ती परत को सीमा और आंतरिक परत को नीफे कहते हैं। पहले डायग्राम का काम खत्म। नेक्स्ट, सियाल को क्रस्ट, सीमा को मेंटल और नीफे को कोर कहते हैं। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, और ऊपरी मेंटल के निचले परत को दुर्बल मंडल और लोअर मेंटल को मध्य मंडल कहते हैं। मध्य मंडल और कोर को और आंतरिक भाग को कोर केंद्र मंडल कहते हैं। तो इतने पॉइंट से आप लोगों ने चारों डायग्राम को लैंग्वेज दे दिया, ठीक है। अब आप लिखेंगे कि कोनराड असांतत्य क्रस्ट को ऊपर की परत से क्रस्ट की ऊपर की परत को नीचे की परत से अलग करता है। कोनराड असांतत्य क्रस्ट को ऊपर की परत से नीचे की परत से अलग कर रहा है
और मोहो असांतत्य क्रस्ट को मेंटल से और रिपिती असांतत्य मेंटल को ऊपरी परत से नीचे की परत से अलग कर रहा है, और गुटेनबर्ग असांतत्य मेंटल को कोर से अलग करता है। और लास्ट में लिखिएगा, जबकि लेहमन असांतत्य बाह्य कोर को आंतरिक कोर से अलग करता है। 5 डायग्राम लैंग्वेज आपने दे दी। अब आप खुद सोचिए इससे बाहर क्या पूछेगा। पहला प्रश्न जो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर टिप्पणी लिखिए, इंट्रोडक्शन बता के 3 डायग्राम बना के इनको लैंग्वेज दे देना है, फिनिश। अब जो अगला डायमेंशन है हम लोगों का कि भाई पृथ्वी की संरचना से संबंधित किए गए अध्ययन, अब जरा उनको भी समझ लिया जाए भाई कौन से अध्ययन किए गए ऐसा कि ताकि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान पाएं, है ना। अगर आपको लग रहा हो कि मैं कहीं फास्ट मैंने बोल दिया है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा नोट कर लीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ा जाए। तो पहले डायमेंशन में आपको इतनी चीज़ें पता लग पाई। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन का डिमांड रहेगा वैसा हम लोगों को सप्लाई कर देना है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित किए गए अध्ययन। तो जैसे कि मैं डायमेंशन में लिखा ही था कि भाई एक तो घनत्व पर आधारित अध्ययन है, तापमान दाब पर आधारित अध्ययन है, और लास्ट में जब ये दोनों प्रमाणित नहीं हो पाए तो भूकंप शास्त्र की मदद ली गई, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को बल दिया गया। लेकिन इसको ज़रा और अच्छे समझें कि जो अध्ययन किए गए हैं, एक तो पारस्परिक भौतिक विधि पर आधारित अध्ययन है, पारंपरिक भौतिक विधि पर आधारित अध्ययन, जिसमें हम लोग बात करेंगे घनत्व पर आधारित अध्ययन, घनत्व पर आधारित अध्ययन, और हम लोग जान पाएंगे तापमान और दाब पर आधारित अध्ययन। जब इन दोनों से काम नहीं बन पाया, जब प्रामाणिकता नहीं हो पाई, जब पता ही नहीं चला कि भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कैसी, घनत्व से भी नहीं पता चला, तापमान दाब से भी नहीं पता चला, हाँ एक आइडिया तो हुआ लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाया, तब जाके फाइनली सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि के ऊपर बात की गई। तो जो दूसरा रहेगा आपका सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि, सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि पर आधारित अध्ययन। अब इसमें क्या किया गया, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को प्रामाणिकता मिली फाइनली, और वही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में किए गए अध्ययनों को उजागर कीजिए या आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, तो इन दोनों को अगर आप थोड़ा थोड़ा भी बताइएगा, लेकिन इसको आपको फुल फ्लैश में बताना है, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को। भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन, इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए अब हमें यहाँ टॉपिक को साइंस से कनेक्ट करना है कि भाई डेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या है। अगर हम घनत्व के फॉर्मूले की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे घनत्व आधारित बात हो रही है ना, उससे पहले हम जान पाएँ कि पृथ्वी का औसत घनत्व, पूरे ओवरऑल पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, आंतरिक परत का घनत्व कितना है,
तो कुछ फैक्चुअल पॉइंट भी हमें ध्यान रखने हैं, है ना। अब हमें ये खोजने नहीं जाना है कि आंतरिक घनत्व पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में जो औसत घनत्व है आखिर दिया किसने, इतना अनुसंधान नहीं करना है। अब जरा एक चीज़ समझें आप, जो आप लोग साइंस में पहले से पढ़ रहे हैं, आपका रिवीजन होगा यहाँ पे थोड़ा सा साइंस का, तो हेडिंग दीजिएगा घनत्व पर आधारित अध्ययन। घनत्व पर आधारित अध्ययन, हमें यही जानना है कि इसमें क्या ऐसा अध्ययन करके बताया गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व इज इक्वल टू, घनत्व बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे आयतन। उस वस्तु का कितना द्रव्यमान है और उसके अनुपात, उसके आयतन से क्या अनुपात है ना। मैंने क्या बोला, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। ये फॉर्मूला तो आपने बचपन से देखा है, जब से आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं। इस फॉर्मूले को जानने के लिए बहुत साइंस की विशेषज्ञता भी नहीं चाहिए। अब जनाब एक चीज़ समझिए कि अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दूँ, कांस्टेंट अगर मैं वॉल्यूम को रख देता हूँ, तब क्या पिक्चर जनरेट होगी कि भाई घनत्व का सीधा संबंध है मास से। पहली पिक्चर, यानी घनत्व बढ़ेगा तो हमारा द्रव्यमान भी बढ़ेगा, घनत्व कम होगा तो द्रव्यमान भी कम होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आयतन को कांस्टेंट मान लिया है। सीधा वाइस एंड वर्सा केस करेंगे क्या, कि अगर मैं मान लीजिए मास को अगर मैं कांस्टेंट रख लूं, तब कौन सा केस बनेगा, तब व्युत्क्रमानुपाती केस बनेगा। किसका? घनत्व का इनवर्स रिलेशन बनेगा वॉल्यूम के साथ। यानी घनत्व बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो घनत्व कम हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन। ये मैंने क्यों बताया साइंस का टॉपिक लाके, यही इसके अंदर अध्ययन का आधार बनेगा। अब पहले मुझे ये बताइए, इतने पॉइंट क्लियर हैं आपके कि भाई इसका फॉर्मूला तो ये है, अगर मैंने आयतन को कांस्टेंट रख दिया तो ये जो साइन है इसका मतलब समझिए कि घनत्व का सीधा संबंध है। घनत्व बढ़ा तो आपका द्रव्यमान बढ़ेगा, घनत्व कम हुआ द्रव्यमान कम हो जाएगा, सीधा संबंध। वहीं पे मास को कांस्टेंट कर दिया तो द्रव्यमान जब बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो जा रहा है। यही इस अध्ययन में बताया गया। अब वो कैसे बताया गया उसके बारे में बात करेंगे। पहले जरा एक चीज समझिए कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो आखिरकार है कितना। इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है, कैसे निकाला गया ये नहीं जानना है। 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये पृथ्वी का औसत घनत्व है, यानी ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। और हम लोगों ने अभी बात करी थी कोर के बारे में, तो पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है उसका घनत्व कितना है। अगर मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि ये तो पृथ्वी का हो गया, आंतरिक कोर का मैं बता दूं, तो हम इतने हिस्से का तो निकाल सकते हैं, उसमें से उसको माइनस कर देंगे। अब जरा एक चीज़ समझिए कि जो क्रस्ट है, जो ऊपरी परत है, अगर उसका औसत घनत्व भी हमें पता लगता है तो फिर हम लोग आंतरिक का भी निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं भाई? जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि इतनी लंबी कोई वस्तु है, मान लीजिए चॉकलेट है, तो मैंने बोला कि इतनी बड़ी चॉकलेट में मेरा हिस्सा तो इतना है, तो आपका कितना है भाई, पूरे में से इतना घटा दो, इतना आपका है। समझ गए होंगे अब तो, चॉकलेट से जल्दी समझ में आया होगा। तो अगर मैं क्रस्ट का आपको बता दूं कि भाई क्रस्ट का ऊपरी परत का औसत घनत्व कितना है, तो फिर हम आंतरिक का निकाल पाएंगे। क्लियर? तो लिखिएगा कि क्रस्ट का औसत घनत्व, क्रस्ट का औसत घनत्व 2.8 ग्राम से लेकर 2.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 3.5 ग्राम, 3.5, ये माइनस नहीं है भाई, कई लोग इसको माइनस समझ लें,
2.8 से लेकर 2.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? मान लिया हमने ये कोई A है और ये कोई B है। अब अगर मैं यहाँ पे औसत निकालूं तो औसत का फॉर्मूला भी आप जानते हैं, A + B / 2, है ना। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकाल लेंगे हम लोग, एवरेज = A + B / 2। भाई दो क्वांटिटी है, इन्हीं दोनों का जोड़ / 2। तो औसत कितना है हमारे पास, औसत है हमारे पास 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे मान लिया हमने एक वैल्यू हमने 3.5 ले ली, 3.5 + A/2। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो A आपके पास निकल के आ जाएगा 7.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और ये A क्या है भाई, ये आंतरिक संरचना का औसत घनत्व है, मतलब आंतरिक भाग का औसत घनत्व है। ध्यान से समझिएगा भाई, ये जो 7.75 आया है ये क्या है, आंतरिक भाग का औसत घनत्व। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक भाग में एंटर होते जाएंगे घनत्व में वृद्धि होती जाएगी। घनत्व में वृद्धि होती जाएगी तो द्रव्यमान में भी वृद्धि होगी। घनत्व में कमी होगी तो भैया वॉल्यूम उसका बढ़ता चला जाएगा। ये कुछ कैलकुलेशन टर्म आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आगे इनका बहुत यूज़ है, क्योंकि इसी को आधार बनाते हुए इसका अध्ययन किया जाएगा। समझ गए? एक बार मैं रिपीट कर दूं कि भाई पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम। क्रस्ट का औसत घनत्व कितना है, 3.5 ग्राम। अब जब मैं इनका औसत निकाल रहा हूं तब मुझे पता चल रहा है कि भाई जो अंदर वाला, जो कोर वाला हिस्सा है, जो आंतरिक भाग है, उसका तो है 7.5 आ रहा है, जो कि पृथ्वी के औसत घनत्व से बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं, तो उसका औसत घनत्व बढ़ता जाता है। क्लियर यहाँ तक पॉइंट? इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर कुछ शब्दावलियां हैं वो मैं नोट करा दे रहा हूं। देखिए इसके बारे में लिख लीजिएगा। घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा, घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा सर्वप्रथम पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5, इतना भी लिखेंगे चलेगा। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 और क्रस्ट के औसत घनत्व, क्रस्ट के औसत घनत्व 2.8 से 3.5 ग्राम के आकलन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है या निकाला गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग, पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व, पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व पृथ्वी के औसत घनत्व से भी अधिक है। अर्थात सतह से अंदर की ओर जाने पर, अर्थात सतह से अंदर की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। क्लियर यहाँ तक पॉइंट कि भाई घनत्व में वृद्धि हो जा रही है। अब यहाँ पे समझिए कि जो घनत्व पे आधारित अध्ययन किया जा रहा है तो इसमें भी दो मत दिए जा रहे हैं। उसमें क्या बोला जा रहा है कि भाई पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना संगठन है वो तो कई जगह समान भी है, कई जगह असमान भी है। इसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम बात करेंगे कि घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा कहीं ना कहीं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो संगठित संरचना है, वो कहीं समान है, कहीं असमान है। उसके संदर्भ में क्या तर्क हैं वो जान लेने के बाद उनको लैंग्वेज दे देंगे तो घनत्व पर आधारित अध्ययन भी आपका समाप्त हो जाएगा। क्लियर?
चलिए फिर ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई मेहनत से कीजिए, और कोई भी डाउट बनेगा इस तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमारी टीम बिल्कुल रिप्लाई करेगी उसके ऊपर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।